नमस्ते इंडिया में आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहली बड़ी और अहम खबर आज की यह है कि इन दिनों दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में कोहरे का कहर जारी है। इतना ही नहीं, कोहरे के साथ साथ शीतलहर का रौद्र रूप भी जारी है। बिल्कुल, और इस बीच मौसम विभाग ने 4 राज्यों के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। ट्रेन से लेकर प्लेन तक सब कैंसिल हो रहे हैं। रोडवेज पर भी बुरा असर है। कोहरे ने रफ्तार पर जोरदार ब्रेक लगा दिया है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप देखिए, ये 6 तस्वीरें जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोहरे की मार कैसे देखने को मिल रही है और इसका असर आप देखिए, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सब जगह पर असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें लेट हो गई है, कई फ्लाइट्स रद्द हो गई है और बस जो है वो भी काफी देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ठंड प्रचंड है और शहर में जो तापमान है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। कौन कौन से शहरों में क्या तापमान है ये आइए आपको बताते हैं। आप ये देखिए, दिल्ली में 10 डिग्री तक तापमान है और मैक्सिमम 20 डिग्री तक। इसके अलावा लखनऊ में 11 से लेकर 17 डिग्री तक तापमान रहने की उम्मीद कही जा रही है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां 9 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री तक तापमान रहने की बात कही जा रही है। शिमला में आप देखिए 3 से 17 या 3 डिग्री तापमान। इसके अलावा पटना में 12 से लेकर के 18 तक। इसके साथ ही रांची की अगर हम बात करें तो 9 से लेकर के 19 डिग्री तक। मनाली में -6 से लेकर के 13 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा श्रीनगर में -2 से 9 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा लेह लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहां पर -13 डिग्री तक तापमान रह सकता है और -13 से लेकर 4। भोपाल में अगर हम बात करें तो 11 से लेकर के 26 डिग्री तापमान और जयपुर की अगर हम बात करें तो यहां 11 से लेकर के 25 डिग्री तक तापमान रह सकता है। और कुछ क्या तस्वीरें हैं बताएंगे मेरे सहयोगी आयुषी, बताइए। बिल्कुल, और देखिए लगातार जो है कोहरे की मार तो एक तरफ देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर भी जो है कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। ये 10 तस्वीरें हैं आपके सामने दिल्ली के अलग अलग इलाके और कई अलग राज्यों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IGI एयरपोर्ट पर आप देखिए, जब फ्लाइट कैंसिल हो गई या रद्द हो गई तो उसके बाद यात्री जो है कैसे इंतजार करते हुए नजर आए। और अक्षरधाम में भी जो कोहरे का कहर है वो देखने को मिला है और यूपी के भी कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। लेह लाहौल स्पीति में तेज बर्फबारी इस वक्त हो रही है। राजौरी गुलमर्ग में भी बर्फ से सड़कें ढकी हुई नजर आई हैं। तो बर्फबारी से पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रिसमस का मौका है और न्यू ईयर भी आने वाला है और इसीलिए छुट्टियां मनाने के लिए जो पर्यटक है वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मनाली की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए जो पूरा पहाड़ है वो बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है और सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं इस बर्फबारी को देखकर। तो आपको दिखाएं ये तस्वीरें, मनाली की तस्वीर जहां पर लोगों के चेहरे खिल गए क्योंकि बर्फबारी हो रही है। वहां पर मौसम उनके हिसाब से हो गया है जो बर्फबारी देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन ये बर्फबारी वहां के लोगों के लिए भी मुश्किलें थोड़ी बढ़ा सकती है और मैदानी इलाकों में भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लाहौल स्पीति की तस्वीर है, जहां पर मुश्किलें लोगों के सामने यहां भी कम नहीं है। अब हिमाचल के बाद आपको दिखाते हैं कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीर। यहाँ पर भी देखिए आप कैसे बर्फबारी हो रही है और लगातार हो रही बर्फबारी से जो सैलानी हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो है क्योंकि त्योहारी सीजन है और जो पर्यटक है वो गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं और ताजा पड़ी बर्फबारी के चलते सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और आइए जम्मू के राजौरी की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर सड़कों पर इतनी बर्फ हो गई कि क्रेन की मदद से उस बर्फ को हटाना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सैलानी वहां पर जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत खुशी का मौका है क्योंकि वो बर्फबारी देख पाएंगे। लेकिन इस बर्फ की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है, तो यहां मुश्किल मैदानी इलाकों में लोगों को आने वाले वक्त में हो सकती है।
और अब अगली तस्वीर आपको लेह लद्दाख की दिखाते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से लेह लद्दाख में भी जो पहाड़ हैं वो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें थोड़ा बढ़ गई है, लेकिन जो पर्यटक है वो अब लेह लद्दाख का रुख कर रहे हैं। और ये आपने देश की तस्वीरें देखी, अब देश से बाहर की तस्वीरें भी आई आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान की तस्वीरें सामने आई हैं, वो आप देखिए, बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मौसम ने बदला है रुख, और जब मौसम ने रुख बदल दिया उसके बाद आप देखिए कि अफगानिस्तान में क्या हालात हैं। क्रेन के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है। और अब सऊदी अरब के ताबुक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर भी जो बर्फ है उसने अपना कब्जा जमा लिया है और किस तरीके के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बताते हैं। दिल्ली में जहरीली हवा से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जाने के बावजूद शहर का AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का AQI 400 के पार जा चुका है। जी हां, 400 के पार हो चुका है। वहीं NCR में भी हालात चिंताजनक है। प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए पेट्रोल पंप पर कैमरे भी लगाए गए हैं। बिना वैध PUC वाली गाड़ियों का चालान माफ नहीं होगा, ये भी प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है। तो आपको बताएं कि आने वाले वक्त में हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि AQI में लगातार बदलाव हो रहा है। और आप देखिए कि सूत्रों के मुताबिक PUC उल्लंघन पर नहीं मिलेगी माफी, और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि आपको बताएं कि प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस है, और इसीलिए आपको बताएं कि वैध PUC वाले वाहनों का चालान अब माफ नहीं होगा। इसके अलावा PUC उल्लंघन पर 10,000 रुपए वसूला जाएगा और लोक अदालत में जाने से भी राहत नहीं मिलेगी। जरूरत पड़ी तो सरकार कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली NCR में सरकार फुल शेयर बसें चलाने की सोच रही है। ओला, उबर जैसी कंपनियों से इलेक्ट्रिक बस सेवा पर बातचीत चल रही है। निजी वाहनों का दबाव घटाने और जीरो उत्सर्जन पर जोर है। ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन जल्द जारी होगी। ई-रिक्शा के रूट और संचालन क्षेत्र तय होंगे। DTC बस रूट होंगे, DTC बस की रूटें होंगे और युक्त संगत हर इलाके तक बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस होगा। लोगों को निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन, साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय से तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और यही वजह है कि आपको बताएं कि सरकार भी सख्ती दिखा रही है आयुषी, और आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, और रंजीत, असर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से सख्ती बरतने के बाद भी जो स्थिति है उसमें ज्यादा सुधार नहीं देखा जा रहा है। अनुष्का गर्ग इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुष्का, तमाम सख्ती अपना रही है सरकार, लेकिन बावजूद इसके AQI 400 के पार पहुंच गया है। क्या और अब आगे रणनीति अपनाने की जो है यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है? अब किस तरीके से इस पॉल्यूशन को जो है काबू किया जाएगा आगे? बिल्कुल, सरकार ने जितनी भी कड़ी नीतियां बनाई हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। अभी भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के प्रगति मैदान के पास है, जहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये एक पेट्रोल पंप है जहां पर आप देख सकते हैं ANPR कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। जितनी भी यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, बिना उनका PUC चेक किए हुए यहाँ पर किसी भी तरीके का पेट्रोल या डीजल या फ्यूल जो है उनको नहीं दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि नो PUC नो फ्यूल। हमारे साथ कुछ DPCC के कर्मचारी भी जुड़े हैं, सीधा उनसे भी चलकर बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैडम, मेरा नाम सुंदरलाल है। मैं DTC की तरफ से हूँ। जिस गाड़ी पे हमें जैसे शक ज़्यादा हो जाता तो उसकी PUC चेक करते हैं। अगर है तो CNG या पेट्रोल डलवाते, वरना उसे वापसी कर देते। यानी कि जिनके पास भी PUC नहीं होता है, जिनकी भी PUC एक्सपायर हो चुकी होती है, उन सब में से आप किसी को भी आप फ्यूल नहीं देते? नहीं, ना CNG मिलेगी ना ये मिलेगा पेट्रोल। जी, तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी लोग हैं, सरकार की जितने भी नियम है उसको। और अनुष्का, एक बड़ी बात यह है कि प्रदूषण की वजह से, कोहरे की वजह से खास तौर पर एक मुश्किल और है कि ट्रेनें और फ्लाइट्स भी लेट हो रही है। उसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, अगर देर रात की बात करते हैं तो कुल 12 फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट किए गए थे। सुबह अगर हम देखते हैं तो 20 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो डिलेड बताए जा रहे हैं। 10 बजे के बाद इसका जो पूरा डेटा है वो लोगों के साथ साझा किया जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रेन्स की बात करते हैं तो 30 से ज़्यादा ट्रेन्स जो हैं वो देरी से चल रहे हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि अगर हम उत्तर भारत की भी बात करते हैं तो जिस तरीके से कोहरा और धुंध देखने को मिल रहा है, वाहनों पे और यातायात के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। अगर हम रोडवेज की भी बात करते हैं तो जिस तरीके की विजिबिलिटी है, लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ट्रेन और फ्लाइट्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी देरी से चल रही हैं या फिर कुछ जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसल्ड या डाइवर्ट भी जो है वो की जा रही हैं। जी चलिए अनुष्का, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। बहुत धन्यवाद का तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताएं कि प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर है और किस शहर में कितना AQI है ये आपके लिए भी जान लेना बहुत जरूरी है। आइए आपको बता दें किस शहर में कितना AQI। आप देखिए, दिल्ली में 408 खतरनाक श्रेणी में, नोएडा में 420 खतरनाक श्रेणी में, गाजियाबाद में 402 खतरनाक श्रेणी में, गुरुग्राम 362 बेहद खराब स्थिति है, जैसलमेर 352 यहां भी बेहद खराब है, सिंगरौली 342 यहां भी बेहद खराब है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ 305 बेहद खराब, बालासोर 298 खराब श्रेणी में, विशाखापट्टनम 297 खराब श्रेणी में, हाजीपुर में आप देखिए 258 खराब श्रेणी में, लखनऊ 216 खराब श्रेणी में। तो ये वो स्थिति है कि खराब श्रेणी में। आइए अब आगे खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की AQI की और प्रदूषण की, साथ ही कोहरे की। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। जी आयुष। बिल्कुल अंजित, और यूपी विधानसभा में भी इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। यूपी विधानसभा में कप सिरप के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सीएम योगी ने सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने राहुल और अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए बिना नाम लिए उन्हें नमूना कह दिया। माना जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर एक बार फिर सदन में हंगामा करेगी। तो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे थे उस वक्त ये तस्वीरें हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। और ये तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाएं। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आए और कप सिरप को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बाहर की तस्वीर आपने देखी। अब देखिए विधानसभा के अंदर किस तरीके से जो विपक्ष था वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा था। बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 मिनट का। चलिए तो पर विचार करेंगे हम। नहीं, आपने बात करनी है तो अखिलेश यादव के। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, मुख्यमंत्री बोल रहे थे और इसी दौरान अमित की फोटो दिखाई और यह कहा कि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ फोटो है, जो कोडीन सिरप मामले में आरोपी है। और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से एक तरफ तो लगातार हंगामा मचा हुआ है विधानसभा के अंदर और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। और इस पोस्ट में आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठते हैं। अखिलेश का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैसे घेरा है, आपको मैं बताऊं कि घेरा उन्होंने अखिलेश यादव को भी और साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव को भी और उन्होंने घेरा राहुल गांधी को भी जबरदस्त तरीके से। यह आपको जानना चाहिए। विधानसभा में कहा देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में बैठता है। बिना नाम लिए योगी का इशारा राहुल अखिलेश की ओर था। बोले जब कोई चर्चा होती है तो ये देश छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे लगता है आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है। वो इंग्लैंड घूमने निकल जाएंगे, आप चिल्लाते रह जाएंगे। योगी ने कप सिरप मामले पर समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया।
कहा यूपी में कफ सिरप से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है, लेकिन चिंता मत करो, इस केस में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। जब समय आएगा तो बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी होगी। अब तक 79 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 225 आरोपियों के नाम है। इस मामले में 134 संस्थाओं पर रेड कर 78 गिरफ्तारियां की हैं। अखिलेश यादव को घेरते हुए योगी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। ये तो यूपी में सबको पता है कि माफिया से किसका कनेक्शन है। जांच करोगे तो इस मामले में भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई शामिल होगा। अखिलेश यादव ने योगी के आरोपों पर फौरन पलटवार किया। नमूने वाले बयान को योगी की आत्मस्वीकृति करार दिया। कहा उम्मीद नहीं थी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंचेगी। संवैधानिक पदों पर बैठकर लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लागें। वाजपेयी अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाएं, ऐसे कहेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा, तो वापस जाना पड़ेगा। पहले अखिलेश ने कहा था कोडीन माफिया पर बुलडोजर चलाओ। समाजवादी पार्टी करेक्शन पर कहा बीजेपी माफिया एक सिक्के के दो पहलू हैं, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। ये खेल हुआ पुराना है, हुक्मरानों कोई नई बात बताओ। तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे शायराना अंदाज में अपनी बात कही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें, और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं, तो माफिया किसको पाएंगे आप? तो आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, और ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो बर्खास्त सिपाही एसटीएफ से कोडीन केस में बर्खास्त सिपाही का ये आलिशान घर है। आलोक सिंह नाम है इसका, और आलोक सिंह का ये घर है। आप ये देखिए, लखनऊ में ये घर है, और बार बार समाजवादी पार्टी घेर रही है और ये कह रही है कि इस पूरे मसले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये समाजवादी पार्टी पूछ रही है। लेकिन अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे आयुष, बताइए। बिल्कुल, देखिए यूपी में कोडीन कफ सिरप के मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी भोला जायसवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, और आज इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था विधानसभा में कि ऐसी कामों को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब आखिरकार कोडीन है क्या, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? देखिए, कोडीन एक ड्रग है जो खांसी की दवा में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था। यूपी का कफ सिरप विवाद भी इसी नशे के नेटवर्क से जुड़ा है। अवैध नशीली दवाओं का कारोबार करीब 2000 करोड़ रुपए का है। आरोप ये भी है कि इसमें यूपी के नेता, यूपी के माफिया और रसूखदार भी शामिल हैं। वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कोडीन वाले कफ सिरप के अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि इसकी 37 लाख से ज्यादा बोतलें बेची और
अवैध नशे का ये कारोबार करीब 57 करोड़ से ज्यादा का है। इसके लिए फर्जी लाइसेंस और शेल कंपनियां बनाई गई। जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसने रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी से बिहार, बंगाल, बांग्लादेश में तस्करी हो रही थी। ईडी की भी इस मामले में एंट्री हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार और सिस्टम को जिम्मेदार बता रहा है, क्योंकि एसटीएफ का कांस्टेबल आलोक प्रताप तस्करी में अरेस्ट हुआ है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल माना जा रहा है, जो पूर्वांचल का एक माफिया के दम पर बड़ा सप्लायर बन गया। अफसरों के मुताबिक वो माफिया का छोटा भाई कहलाने लगा था और इसी शुभम का कनेक्शन योगी ने अखिलेश की पार्टी से भी बताया है। लेकिन सपा ये कह रही है कि सरकार एक जाति के आरोपियों को बचा रही है। इसके खिलाफ अखिलेश के नेता भी विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सियासतदानों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है, इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी, ये बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडिंग पी कर चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोडीन सिरप मामले पर वार हुआ। लेकिन एक और खबर की बात करते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में ही चर्चा को लेकर के है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल विषय पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने वंदे मातरम को लेकर सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये गीत हमारी ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्र की आत्मा है। इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, ये भी कहा शिवपाल यादव ने। पिछले सदन में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया है। प्रदेश के जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है, स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है, उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश में एक बयान दे दिया है, जिससे घमासान मचना तय है। आगे पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से एक खबर आपको बता दें, जहां धुले में इंस्टाग्राम पर गुड बाय स्टेटस लगाकर एक 22 साल के युवक ने तापी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। 22 साल के युवक की पहचान उमेश राजेंद्र पाटिल के नाम से हुई है। उमेश घर का इकलौता बेटा था और सूरत की एक कंपनी में काम करता था। वह 2 दिन पहले ही गांव किसी काम से आया था। आत्महत्या से पहले उसने इंस्टाग्राम पर तापी नदी के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट करते हुए गुड बाय लिखा था।
जिसके बाद उसने पुल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही तापी पुल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उमेश का शव नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धुले भेजा। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर औरंगाबाद में घने कोहरे और सड़क निर्माण के कारण गड्ढे में पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क निर्माण होने के कारण सड़क पर गड्ढे बने हुए थे, जिस कारण से यह घटना हुई, जिस पर कोई चेतावनी संकेत नहीं था। औरंगाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कोहरे और सड़क निर्माण कार्य के कारण बने गड्ढों ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। घटना जिले के रिसियप थाना क्षेत्र की है, जहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत 2 युवकों की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक अनिल कई वर्षों से सुंदरगंज बाजार स्थित इसरार अंसारी के घर पर रहकर मजदूरी करता था। वह ट्रैक्टर पर सीमेंट, छड़ और गिट्टी लेकर शिवा कुमार के साथ किसी गांव में पहुंचाने गया। वह गिट्टी को ग्राहक के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। अचानक भारी ओस गिरने के कारण ट्रैक्टर चालक को सड़क का अंदाजा नहीं लग पाया और ट्रैक्टर गड्ढे में उतरते हुए अनियंत्रित होकर बगल के खेत में पलट गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राहुल गांधी की। तो जर्मनी से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये कहा राहुल गांधी ने। देश की संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट दे रही है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। साथ ही कहा भारत की चुनावी व्यवस्था में समस्या है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई ईडी के ज्यादातर केस बीजेपी विरोधियों पर। पैसे को लेकर बीजेपी विपक्ष में 3 गुना अंतर है। लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए सर। We've won election in Telangana. We've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. So there is an attack on the democratic system. तो जर्मनी में है राहुल गांधी और क्या नए आरोप लगाए हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि एक बार फिर से उनके बयानों से घमासान मचना माना जा रहा है तय है। अब देखिए, जर्मनी में है राहुल गांधी। भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट दे रही है। भारत की चुनावी व्यवस्था में समस्या है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई ईडी के ज्यादातर केस बीजेपी विरोधियों पर। पैसे को लेकर बीजेपी विपक्ष में 3 गुना अंतर है और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है, ये आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर। अब इसी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर के लिए अंजीत बताएंगे आप। बिल्कुल आयुषु, अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर वार किया। जर्मनी में जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं, ये कह रहे नड्डा। राहुल विदेश में भारत को गाली देते हैं।
नक्सलवाद से कांग्रेस की दोस्ती है, झूठ बोलो वोट लो और भूल जाओ इनका तरीका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कहा है, सुनिए साहब। अगर मैं बात करूं तो जब पार्लियामेंट चलता है तो राहुल गांधी जर्मनी में होते हैं और भारत के खिलाफ वहां वक्तव्य दे रहे होते हैं। और कब दे रहे होते हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को 29 से ज्यादा सब सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा हो, तब जाकर के वो भारत को गाली देने का काम करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। बोलो ऐसी विपक्ष टिकेगी क्या? ऐसे विपक्ष को रहना चाहिए क्या? ये विपक्ष भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, तुष्टीकरण, नक्सलवाद से दोस्ती, झूठ बोलो वोट लो और भूल जाओ, ये कांग्रेस का तरीका है। और आगे आपको बताएंगे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई एक खबर, आपके फोन से जुड़ी हुई खबर कि क्या आपका फोन नकली तो नहीं है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो जी हां, जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में नौयुग टनल के अंदर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां टनल की डाउन ट्यूब में एक बेकाबू ट्रक ने 2 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी और इस जोरदार टक्कर के बाद टनल के भीतर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। देखते ही देखते हाईवे पर ट्रैफिक की लंबी कतार लग गई। नवयुग टनल के अंदर हुए इस भयावह सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें टनल के अंदर चल रहे तेज रफ्तार ट्रक की आगे चल रही 2 गाड़ियों से जोरदार भिड़ंत होती दिखाई दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद एक गाड़ी दूसरी के ऊपर तक चढ़ गई थी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही कुलगाम पुलिस और हाईवे अथॉरिटी की टीमें तुरंत एक्शन में आई। सुरक्षा के लिहाज से टनल की डाउन ट्यूब को तुरंत बंद कर दिया गया, जिससे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इतनी भयानक टक्कर के बावजूद किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। घंटों की मशक्कत के बाद गाड़ियों को टनल से बाहर निकाला गया और ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया गया। यह हादसा एक चेतावनी है कि टनल जैसी संवेदनशील जगहों पर रफ्तार और दूरी का ध्यान रखना कितना जरूरी है। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां नवी मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि लुटेरे बुर्का पहनकर दुकान के अंदर दाखिल हुए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। हथियार की नोक पर इस वारदात को अंजाम देकर लुटेरे वहां से आराम से फरार हो गए। तस्वीरें नवी मुंबई के पॉश इलाके सीवुड्स की है। दोपहर के वक्त बाजार में रौनक थी, लेकिन इसी दौरान ज्वेलरी शॉप पर इस मालिक पर मौत का साया मंडरा रहा था। 3 बदमाश बुर्का पहनकर दुकान के भीतर दाखिल होते हैं। पहली नजर में कोई समझ ही नहीं पाया कि ये ग्राहक हैं या अपराधी, लेकिन जैसे ही वे काउंटर पर पहुंचे, उन्होंने बुर्के के भीतर से बंदूकें निकाल लीं। बदमाशों ने दुकान के मालिक और कर्मचारियों को गन पॉइंट पर ले लिया, जान से मारने की धमकी दी और देखते ही देखते दुकान में रखे सोने के कीमती आभूषणों को समेटना शुरू कर दिया। 3 बदमाश ज्वेलरी शॉप के अंदर लूटपाट कर रहे थे और उनका चौथा साथी बाहर पहरा दे रहा था। ज्वेलरी शॉप में लूट के बाद सभी बदमाश आसानी से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके से सबूत जुटाए। फिलहाल पुलिस इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि बुर्काधारी लुटेरे किस रास्ते से भागे। और अब एक ऐसी खबर जो सीधे सीधे आपसे और आपकी जेब से जुड़ी है। मोबाइल फोन आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन यही चीज ठगों की कमाई का हिस्सा बन रही है। दिल्ली में नकली मोबाइल गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 512 फर्जी प्रीमियम फोन बरामद किए गए हैं। तो और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसका जो देश में जो ये नेटवर्क है ये पूरी तरीके से एक्टिव हो, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई और राज्यों में भी ये नेटवर्क जो है वो एक्टिव हो सकता है। स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 512 सैमसंग प्रीमियम मोबाइल फोन्स, फोल्ड एंड फ्लिप मॉडल्स, 124 मदरबोर्ड्स, 138
मोबाइल बैटरीज और 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्टिकर्स मार्क्ड मेड इन वियतनाम और बहुत सारे मोबाइल एक्सेसरीज एंड स्पेशलाइज्ड असेंबलिंग टूल्स रिकवर किए। तो देखिए इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अब इनसे क्या क्या बरामद हुआ है वो भी हम आपको बता दें और कैसे ये बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है, कैसे इस नेटवर्क तक पहुंची है पुलिस। अब देखिए क्या क्या बरामद हुआ है। सैमसंग अल्ट्रा फोल्ड फोन इनसे बरामद हुआ है, फ्लिप मॉडल के फोन इनसे बरामद हुए हैं और 124 फोन, मदरबोर्ड, 138 बैटरी इनसे बरामद हुई है। साथ ही साथ 459 नकली IMEI स्टिकर भी इनसे बरामद हुए हैं। मेड इन वियतनाम स्टिकर्स बड़ी मात्रा में, मोबाइल पार्ट्स भी इनसे मिले हैं और मोबाइल असेंबलिंग टूल्स भी इनके से बरामद हुए हैं। और माना जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क का जो है और भी जो गिरोह है इसका और राज्यों से भी जो है नेटवर्क हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर और इसके लिए अंजीत के पास आपको ले चलते हैं। देखिए आयुषी, दिल्ली के करोल बाग से पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जो महंगे सैमसंग फोन के नकली वर्जन बनाकर ग्राहकों को ठग रहा था। आगे की जांच में सप्लाई चेन और खरीदारों की पहचान की जा रही है। करोल बाग के बीडनपुरा इलाके में एक दुकान के अंदर नकली सैमसंग फोन बनाए और बेचे जा रहे थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल टीम को गुप्त सूचना मिलने पर गिरोह पकड़ा गया। 500 से ज्यादा फर्जी प्रीमियम फोन बरामद किए गए जिनकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। आरोपी चीन से मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स मंगवाते थे जैसे मदरबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, बैक ग्लास और फ्रेम। फिर नकली IMEI स्टिकर लगाकर फोन को बिल्कुल नया बनाते थे। मार्केट में 35 से 40 हजार रुपए सैमसंग फोन बताकर बेच देते थे। स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 512 सैमसंग प्रीमियम मोबाइल फोन्स, फोल्ड एंड फ्लिप मॉडल्स, 124 मदरबोर्ड्स, 138 मोबाइल बैटरीज और 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्टिकर्स मार्क्ड मेड इन वियतनाम और बहुत सारे मोबाइल एक्सेसरीज एंड स्पेशलाइज्ड असेंबलिंग टूल्स रिकवर किए। अब गिरोह का काला चिट्ठा क्या है, कैसे पुलिस इन तक पहुंची, ये भी हम आपको बता दें। चीन से मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स ये मंगवाते थे, मदरबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, बैक ग्लास और फ्रेम मंगाते थे। फोन को दिल्ली में असेंबल करते थे, नकली IMEI स्टिकर लगाते थे जिससे शक ना हो। फोन के कवर भी प्रीमियम रखते थे। 35 से 40 हजार रुपए में असली बताकर ये फोन को बेचते थे। सबसे ज्यादा सैमसंग फोन के डुप्लीकेट ये चोर बनाते थे, ये गिरोह बनाता था, जिसके आधार पर अब इन्हें पकड़ लिया गया है और भी फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। तो अरावली पर संग्राम लगातार मचा हुआ है। इस खबर पर आगे अपडेट आपको देंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में 20 सड़क पर एक भयानक हादसा हो गया। यहाँ एक कार में अचानक से भीषण आग लग गई। जी हाँ, जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंचती तब तक कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई थी। देखिए ये तस्वीर। और बीच सड़क पर कार में लगी भयानक आग का भयावह वीडियो भी सामने आया जिसमें कार धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भयावह आग हादसा बालापुर इलाके में अंजुमन रोड हुआ, जहां सड़क पर खड़ी कार में छोटी सी चिंगारी भड़की और देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों से घिर गई। कार में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग की तेज लपटों ने कार को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। बताया जा रहा कि हादसा कार के अंदर रखे गैस सिलेंडर में धमाके की वजह से हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी फैल गई। कार में आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस भीषण आग हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक निजी स्कूल की वैन में उस वक्त भीषण आग लग गई जब उसमें अवैध तरीके से गैस भरी जा रही थी। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त वैन में आग लगी उस वक्त वैन में मासूम बच्चे सवार नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भीषण आग की ये तस्वीरें छतरपुर जिले के चंदला इलाके की हैं, जहां सरबई रोड पर एक निजी स्कूल की ये वैन धू धू कर जल रही है। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर दूर तक काला धुआं और दहशत फैल गई।
चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर वैन में अवैध तरीके से गैस रिफिल कर रहा था। तभी अचानक एक चिंगारी भड़की और पूरी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। देखते ही देखते वैन में लगी आग भयावह हो गई और उसमें रखा गैस सिलेंडर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और वैन के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बच्चे स्कूल के अंदर थे और वैन खाली थी। अगर कुछ मिनट पहले या बाद में ये घटना होती तो कई घरों के चिराग बुझ सकते थे। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और बाद में मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक वैन राख में तब्दील हो चुकी थी। तो आइए आपको एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अरावली पहाड़ियों को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। कई शहरों में अरावली को लेकर प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। अरावली को लेकर सियासत भी जारी है। पर्वत श्रृंखला को लेकर पर्यावरण मंत्री का बयान। अरावली क्षेत्र में कोई छूट नहीं दी जा रही है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का ये कहना है। तो अरावली पहाड़ी को लेकर एक तरफ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि अरावली क्षेत्र में कोई छूट नहीं दी जा रही है। सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFR के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है और जो हिल्स और ये है ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। निर्णय के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। भूपेंद्र यादव को सुना आपने। पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम वो सारा फैसला ले रहे हैं जो जरूरी है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए अरावली को लेकर कोहराम मचा हुआ, लेकिन अरावली की ये ड्रोन तस्वीरें अब आपके सामने हैं और सरकार का ये दावा कि सब कुछ सुरक्षित है। और इसी अरावली को लेकर जोधपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। लोग ये देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने पर आबादा है। और अगली तस्वीर क्या है बताइए आयुषी इसको लेकर। बिल्कुल, न सिर्फ जोधपुर में बल्कि उदयपुर में भी जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। अरावली की पहाड़ियों को लेकर सड़कों पर उतरकर लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी आप देखिए। पुलिस के साथ नोकझोंक भी इस दौरान होती हुई प्रदर्शनकारियों की नजर आई। तो देखिए, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जो है अरावली को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणपुर की, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए पहाड़ियों पर खड़े होकर जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं। अरावली के मुद्दे पर राजस्थान के सीएम भजन लाल का बड़ा बयान आ गया है। अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है
हमारी सरकार अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दृढ़ संकल्प और ठोस कार्रवाई के साथ काम किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का खनन नहीं होने दिया जाएगा। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो अरावली पर मच गया संग्राम, और इसके बारे में और क्या जानकारी आयुषी? बिल्कुल, देखिए अब ये पूरा विवाद आखिरकार शुरू क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसके चलते अब पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। परिभाषा जो है बदल दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जो 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं वो ही अरावली हैं। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली खनन होगा और ऊंचाई में हेरफेर आसानी से होगा। राजस्थान में 90% हिस्सा माइनिंग के लिए खुल जाएगा। राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि कहां जंगल है और कहां जंगल नहीं होगा। जंगल को राजस्व भूमि भी बताया जा सकता है। वहीं अब इस पूरे मामले पर आप देखिए, ये तो पक्ष था किस तरीके से इस पूरे मामले में फैसला आया। उसके बाद अब सरकार क्या कह रही है इस पूरे मामले पर। सिर्फ तकनीकी परिभाषा तय की गई है। सरकार ये कह रही है राजस्थान में ये परिभाषा 2006 से लागू थी और संरक्षण पर्वत के आधार से लेकर 100 मीटर तक ये है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ये काम पहले ही कर दिया है। कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा है। 0.19% हिस्से में खनन हो सकता है। सभी राज्यों में एक जैसा फैसला लागू होगा। यह सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है बल्कि सभी राज्यों में यही फैसला लागू होगा। अरावली संरक्षण मानदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। सरकार का यह भी कहना है किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी इस पूरे मामले पर। अब पर्यावरणविद क्या इस पूरे मामले पर कह रहे हैं, क्या उनका कहना है, जिस तरीके से फैसला आया वो अंजीत आपको बताएंगे। पर ये जो रिएक्टिव मेजर्स हैं, ठीक है, इन पे ऑफ कोर्स अमल जब कह रहे हैं, कानून है, ये आदत होनी चाहिए सिटीजन्स की। अगर कोई कानून है, कोई डायरेक्टिव्स हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये पूरे साल का काम है, मतलब इससे ज्यादा है ये रिएक्टिव मेजर्स हैं। इससे अच्छा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि पूरे साल में आप व्हीक्यूलर एमिशंस पे क्या कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन डस्ट पे क्या कर रहे हैं, उसके भी आप जितने भी हमारे लॉज हैं वो सिर्फ कागज पे ही हैं। बाकी हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अगर ग्रैप 4 में आप वायलेट हो रहे हैं। बिहार और नॉर्थ इंडिया के बीच, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के बीच जो सबसे बड़ा एक शील्ड है, एक इकोलॉजिकल शील्ड है, वो अरावली को माना जाता है। साथ ही साथ पानी का जो पूरा का पूरा रिचार्ज है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या फिर सरफेस वाटर के बहुत सारे लेक्स हैं जो इस पूरे एरिया में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल इकोलॉजी, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है पूर्वी भारत के राज्यों और उनके जल संसाधन, उनकी वायु गुणवत्ता और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ा है, जो इस निर्णय से इस पे एक ऑलमोस्ट एक खतरनाक सा एक प्रेसिडेंस बनने वाला है। तो पर्यावरणविदों को आपने सुना क्या कुछ कहना है उनका इस फैसले पर। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है नेताओं का इस पूरे मामले पर, वो आपको सुनवाते हैं। सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण। 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। ये किसी सरकार या किसी नेता की नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है। इसको अगर हम अपनी नाक के नीचे, आंखों के सामने उखड़ता हुआ, उजड़ता हुआ देख रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को हमें आग्रह करना पड़ेगा, अपने निर्णय को दोबारा उस पर सोचें। जो राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, वो 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, तो फिर कैसे नहीं होगा? आप नोटिफाई करके बता दें कि कौन सी पहाड़ी इसके दायरे में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। आप पूरा छपवा दें विज्ञापन, रोजाना विज्ञापन छपवा रहे हो आप,
अखबारों में इतना विज्ञापन आपका आता है तो एक विज्ञापन ये भी दे दो। और आगे बुलेटिन में बात करेंगे कि केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया है और लोग ये कह रहे हैं कि एक्शन कब होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि महाराष्ट्र के भिवंडी में ट्रांसफार्मर में जबरदस्त आग लग गई, जिसकी वजह से एक पूरे गांव में अंधेरा छा गया। बिल्कुल, और ऊंची उठती लपटों को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि इस आग पर काबू पा लिया है। ट्रांसफार्मर में लगी ये आग इतनी तेजी के साथ भड़की कि देखने वाले देखते ही रह गए। ट्रांसफार्मर आग में घिरा था, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। दमकल विभाग को खबर दी गई, लेकिन लपटें बढ़ती ही जा रही थीं। यह भयावह हादसा भिवंडी के गुलजार नगर इलाके में हुआ, जहां अचानक एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और फिर देखते ही देखते ट्रांसफार्मर भी सुलगने लगा। ट्रांसफार्मर में हजारों लीटर तेल भरा था और इतने ज्यादा ईंधन की वजह से आग भड़कती चली गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रांसफार्मर से आग की ऊंची लपटें उठ रही थीं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू हुआ। लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था। घंटों की कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिली। ट्रांसफार्मर में आग की वजह से हादसा बड़ा हो सकता था। अच्छी बात रही कि कोई शख्स इसकी जद में नहीं आया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात गुजरात के सूरत में भीषण अग्निकांड हुआ। यहाँ एक गोदाम में जबरदस्त आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ऊंची ऊंची उठ रही लपटें और धुएं को देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर है। आग की ये तेज लपटें लोगों को डरा रही हैं। एक पूरा गोदाम जलकर राख हो गया है। तस्वीरें सूरत के गोडादरा इलाके की हैं, जहां फर्नीचर के गोदाम में भड़की चिंगारी ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरा गोदाम धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये आग इतनी भीषण थी है कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार नजर आया। गोदाम में फर्नीचर का भारी स्पॉट जमा था, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला गर्मा गया है। मामले में आज एफआईआर दर्ज हो सकती है। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग में इसकी शिकायत की है। पहले से शादीशुदा था आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है और बड़ी खबर अब ये मिल रही है कि आज इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। पीड़िता ने इसी के साथ राज्य महिला आयोग में भी शिकायत की है और ये भी जानकारी मिली है जो आरोपी डॉक्टर है रमीज मलिक, वो पहले से शादीशुदा था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। केजीएमयू मामले पर बवाल चल रहा है और आज एफआईआर दर्ज हो सकती है। माना यह जा रहा है इसमें हिंदू संगठनों ने भी हस्तक्षेप किया है, हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है। राज्य महिला आयोग से शिकायत भी की गई है। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हो सकती है। I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared. मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह, तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। अब तो ये बीएनएस के एक्ट में है कि अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।
अब इस पूरे मामले पर केजीएमयू प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। लड़की ने जब अपने को उस रिश्ते से बाहर निकालने की कोशिश की तो लड़के द्वारा उसको तंग किया गया, बार बार उसको कॉल किया गया, जिससे और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी तक लड़की और उसके पिता को ये पता चला कि यही डॉक्टर फरवरी 2025 में किसी दूसरी हिंदू डॉक्टर का धर्म परिवर्तन करा के शादी कर चुका है। अगर ये बात सही है तो बहुत गंभीर बात है। कंप्लेंट मिलते ही फैक्ट फाइंडिंग हम लोग कर चुके हैं। मिनिमम पॉसिबल टाइम में इंक्वायरी करके इसको हम लोग जो भी एक्शन हो सकता होगा सारा एक्शन लेंगे। अब आखिरकार ये पूरा मामला था क्या और डॉक्टर का धर्मांतरण वाला प्लान आखिरकार क्या था? रमीज मलिक जो कि रेजिडेंट डॉक्टर है और पीड़िता जुलाई में मिले थे। मेडिकल की पीजी स्टूडेंट है पीड़िता और दोनों के बीच दोस्ती हुई, नजदीकियां बढ़ी। आरोपी डॉक्टर पर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। शादी की बात पर आरोपी ने धर्मांतरण का दबाव बनाया। पीड़ित छात्रा राजी नहीं हुई तो उसे परेशान किया गया। आरोपी के शादीशुदा होने का भी खुलासा हुआ और पहले भी धर्म परिवर्तन करा के शादी का आरोप भी इस पर लगा है। पीड़ित छात्रा ने हॉस्टल में सुसाइड की कोशिश भी की। परिवार ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग में गुहार लगाई है और केजीएमयू प्रशासन ने दोनों को बुलाया है। आज राज्य महिला आयोग इस पर एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अब माना जा रहा है कि आज भी जो है घमासान हो सकता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंकित इस पर नजर रख रहे हैं। बिल्कुल, और माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी। फिलहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर पश्चिम बंगाल की करते हैं। हुमायूं कबीर पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा हमला किया है। हुमायूं कबीर की तुष्टीकरण राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं हुमायूं कबीर। शुवेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं हुमायूं की पार्टी को जमात करार दिया है। हुमायूं कबीर ने कल ही जनता उन्नयन पार्टी का ऐलान किया था। तो हुमायूं कबीर की तुष्टीकरण की राजनीति है। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी नेता ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा है। शुवेंदु ने हुमायूं की पार्टी को जमात कहा। हुमायूं कबीर पर शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा हमला बोला है, क्योंकि कल ही हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और जिस तरीके से पार्टी का ऐलान हुआ है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं बंगाल में उसे प्रभावित कर सकते हैं हुमायूं कबीर। अब हुमायूं कबीर पर मोहन भागवत ने क्या कहा है वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है। ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गर्व हो रहा है जो सारा भारत का आरएसएस का जो महासचिव है, जो आधिकारिक है, जो सम्मानीय मोहन भागवत जी है, वो मेरा को लिए रिएक्शन दे रहा है। भागवत जी मंदिर बनाएगी सब संविधान पर होगी और मुसलमान मस्जिद बनाएगी तो संविधान होगी। तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडगा में कोई बाबरी मस्जिद बनेगी तो उनका क्या इतना जरूरत है इनके लिए रिएक्शन देना? तो भारत को हिंदू के लिए है, भारत को संविधान तो सब लोगों के लिए है। अब देखिए मोहन भागवत ने निशाना साधा तो हुमायूं कबीर ने भी जवाब दिया है। मोहन भागवत ने बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सवाल उठाए थे। हुमायूं के बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश को उन्होंने साजिश बताया था। बाबरी को फिर से बनाकर विवाद दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। मोहन भागवत ने कहा पश्चिम बंगाल में ये सब वोट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं। इससे न मुसलमानों को फायदा होगा, न ही हिंदुओं को फायदा होगा और इस वजह से बंगाल में अशांति पैदा हो सकती है। अब हुमायूं कबीर ने क्या कहा? हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाने के बाद भागवत को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि भागवत ने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया। अगर भागवत जी मंदिर बनवाते हैं तो ये संवैधानिक होता है, लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद बनाए तो ये असंवैधानिक कैसे हुआ? हुमायूं ने यह भी कहा कि भागवत के बंगाल दौरे पर भी हुमायूं कबीर ने सवाल उठाए। पूछा कि वो बार बार बंगाल कैसे आ जाते हैं। तो मोहन भागवत और हुमायूं कबीर दोनों की बात आपने सुनी।
जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए, हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाई है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये आप देखिए, हुमायूं कबीर ने जब ऐलान किया उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और जनता उन्नयन पार्टी ऐलान कर दिया है। इसका नाम है जनता उन्नयन पार्टी। आप ये देखिए, हुमायूं कबीर ने बनाई है नई पार्टी और उसका नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी और उनके तमाम सीटों, तमाम पार्टियों से गठबंधन करने की बात भी चल रही है। সকলের উন্নয়ন দেবে, প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে আমরা পাস করাবার চেষ্টা করব, বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে अब देखिए, बंगाल में एक और मंदिर मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद को लेकर घमासान है, क्योंकि हुमायूं के बाद एक और टीएमसी विधायक का मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद बनाए जाने की बात कही है टीएमसी विधायक ने। टीएमसी विधायक कौन है? जाकिर हुसैन, जिनके बयान पर अब बवाल जो है वो तेज हो गया है। जाकिर हुसैन का मस्जिद के साथ ही मंदिर बनाने का भी ऐलान है। न सिर्फ मस्जिद बल्कि मंदिर बनाने का ऐलान भी उन्होंने किया है, वो भी मुर्शिदाबाद में। श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाएंगे जहां गीता रखी जाएगी, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। श्री कृष्ण मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद बनेगी जहां कुरान रखी जाएगी। अब जाकिर हुसैन जंगीपुर सीट से टीएमसी के विधायक हैं। जाकिर हुसैन जाने माने उद्योगपति भी हैं। 2023 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन पर छापेमारी भी हुई थी। इनकम टैक्स विभाग ने जाकिर के ठिकानों से 11 करोड़ रुपए बरामद किए थे। जंगीपुर के साथ साथ दिल्ली, कोलकाता सहित 22 जगहों पर भी छापेमारी हुई थी। अब किस तरीके से इस पूरे मामले में जो है सियासत हो रही है। अब हुमायूं कबीर ने भी जो है यहां पर अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। अब सियासी बयान क्या आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनाते हैं। पहले से ही घोषित किया हुआ है कि 22 तारीख को दल डिक्लेयर करेंगे। हुमायूं जी ने पहले भी न्योता दिया है कि गठबंधन के लिए, तो इस बार में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग हुआ है, आज दल का घोषित होगा, उसके बाद आगे बैरिस्टर असाउद्दीन साहब जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। तो आगे का सवाल है, क्या हुमायूं बनेंगे बंगाल के ओवैसी? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी से लंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाई और अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ेगी हुमायूं की पार्टी। अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और सीट पर हुमायूं कबीर को टिकट देने का भी ऐलान किया गया है। ये दोनों हुमायूं के नाम के हैं और लेकिन दोनों लोग अलग हैं। मतलब 4 टिकट सभी अपने से मिलते जुलते नाम वालों को दिया है। चुनाव चिन्ह के तौर पर उनकी पहली पसंद टेबल है। इस मौके पर हुमायूं ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। हुमायूं ने ममता पर आरएसएस की मदद करने का आरोप लगाया। बंगाल में आरएसएस शाखाओं की संख्या 12,000 होने का हवाला दिया गया। ममता को हुमायूं कबीर का सीधा चैलेंज है। मुर्शिदाबाद में 22 में से एक भी सीट नहीं जीत पाएंगी ममता बनर्जी। कबीर ने ममता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा है। ममता परिवार की आय के स्रोत को लेकर जानकारी मांगी है। हुमायूं ने पहले ही ओवैसी के साथ गठबंधन के संकेत दिए थे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। और इस बीच जो अहम खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ कई देशों में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। भारत और नेपाल में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मार्च किया जा रहा है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। न सिर्फ बांग्लादेश में, भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है, नेपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है बांग्लादेश में इस वक्त, उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ये काठमांडू की तस्वीर है। अब देखिए नेपाल में किस तरीके से सड़कों पर पोस्टर लेकर जो लोग हैं वो उतरे हैं और जैसे एक्शन, यहाँ पर एक्शन की मांग की जा रही है कि जो लोग हिंदुओं पर बर्बरता कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये आप देखिए, बांग्लादेश में भी हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी है। जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसको लेकर नाराजगी है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। अब एक और तस्वीर
अब आपको दिखाते हैं भारतीय दूतावास पर जब फायरिंग हुई थी उसकी तस्वीर ये है। चटगांव की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए कैसे यहां पर फायरिंग की जा रही है। और अब दिल्ली की तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं, जहां पर बांग्लादेशी दूतावास की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई। ये तस्वीर आप देखिए, हिंदुस्तान में बांग्लादेश के जो दूतावास हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर जवानों को तैनात किया गया। अब अगली तस्वीर कोलकाता से है, जहां कोलकाता में बांग्लादेशी उच्चायोग के सामने जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीर जहां पर पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ होती हुई नजर आई। और कोलकाता में आपको बताएं कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अब बांग्लादेश की सड़कों पर कैसे उतरकर जो हिंदू हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। बड़ा जन सैलाब और हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आइए ढाका की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और यूनुस सरकार के खिलाफ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं को जो टारगेट किया गया उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। अंबाला में विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर गई और बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए सरकार को चेतावनी दी। अंबाला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि अंबाला में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाए। बांग्लादेश का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी करते हुए हिंदुओं के हक में इंसाफ की गुहार लगाई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कहा कि जिस तरह हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है वो इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे खुद इस समस्या का हल निकालेंगे। पहले उन्होंने पीटा है और जिंदे को ही पेड़ के साथ बांध के जला दिया है। उसके विरोध में सरकार से हम ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही है उसको तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस बात का हल निकाल ले तो बहुत बेहतर होगा। अब देखिए बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर भारत में भी उबाल देखा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया गया और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी गई। ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 दिन बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर विरोध करेंगे और बताएंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार हमें मंजूर नहीं है। अब इस पूरे मामले पर बाबा बागेश्वर का क्या कहना है? बांग्लादेश में एक युवक को जिंदा सड़क पर जलाया गया क्योंकि वो हिंदू था। तुम अपने बच्चों को व्यापार दो या मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दो और एकजुट रहो। अब इस पूरे मामले पर अभिनेत्री रवीना टंडन ने क्या कहा? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है? इस निंदा के सबूत नहीं, फिर भी एक हिंदू को मार डाला। कुछ लोग अब भी इन हत्याओं को जायज ठहराएंगे। अब इसी पर देखिए बांग्लादेश से लौटे सितार वादक शिराज अली खान का भी बयान सामने आया है। बांग्लादेश में कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है, वो ये कह रहे हैं। वहां भारत विरोधी भावना चरम पर है। भारतीयों पर हमले के बहाने खोजे जा रहे हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है अंजीत। बिल्कुल बड़ी और अहम खबर यह कि बांग्लादेश हिंसा को लेकर उच्चायोग का एक्शन, सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बांग्लादेश हिंसा को लेकर के उच्चायोग का एक्शन, सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित। बांग्लादेश उच्चायोग ने निलंबित किए हैं। अगले आदेश तक सेवा निलंबित रहेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की, जब अगले आदेश तक सेवा निलंबित रहेगी।
तो ये तस्वीर आप देखिए पश्चिम बंगाल की वीरभूमि की, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। अब देखिए लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है पूरे देश भर में। अब बांग्लादेश हिंसा के बाद एनआरआई भारतीयों को डर, ये बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल छात्रों को बांग्लादेश में हमले का डर लग रहा है। एआईएसए ने पीएम से हस्तक्षेप की इस पूरे मामले में अपील की है, क्योंकि इस वक्त कई जो ऐसे एनआरआई भारतीय हैं वो बांग्लादेश में हैं। सबसे ज्यादा मेडिकल छात्र हैं जिन्हें बांग्लादेश में अब हमले का डर लग रहा है, और प्रधानमंत्री से ऐसा ने हस्तक्षेप की अपील की है। और बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे कि यूनुस सरकार को क्या अल्टीमेटम मिला है और क्या ये आखिरी अल्टीमेटम है। उससे पहले एक खबर उत्तर प्रदेश की बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रेस्टोरेंट के नाम को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। यहां रामपुरी जायका रेस्टोरेंट के नाम पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा किया। बिल्कुल, और इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। क्या है पूरा विवाद, अब वहां हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शाहजहांपुर का राजघाट चौकी इलाका, यहाँ हाल ही में रामपुरी जायका नाम का एक रेस्टोरेंट खुला था, लेकिन रेस्टोरेंट के नाम ने विवाद की चिंगारी सुलगा दी और यहाँ माहौल उस वक्त अचानक गर्म हो गया जब स्थानीय हिंदू संगठनों ने रेस्टोरेंट के नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट के नाम में राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। संगठनों ने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत भी दर्ज की और नाम बदलने की मांग की। विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्टोरेंट के मुस्लिम संचालक से बातचीत की गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट संचालक ने विवाद को देखते हुए रेस्टोरेंट से रामपुरी जायका नाम का बोर्ड हटा लिया। पुलिस की मध्यस्थता और बोर्ड हटने के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन बंद कर दिया और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रही। अब राजस्थान की पंचायत ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। जालौर जिले में कई पंचायतों में महिलाओं के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में भी नई बहस छेड़ दी है। एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज अब सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। ये मामला है राजस्थान के जालौर जिले का, जहां पंचायत ने एक मनमाना फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक 15 गांव की बहू बेटियों को 26 जनवरी से कैमरा वाला फोन यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। महिलाओं को केवल कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। पंचायत के फैसले के अनुसार महिलाओं को न सिर्फ स्मार्टफोन रखने से रोका गया है, बल्कि शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों और यहाँ तक कि पड़ोसियों के घर जाने के दौरान भी मोबाइल फोन साथ ले जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। दलों से लेकर सिविल सोसाइटी तक इसका विरोध कर रही है। दूसरी तरफ समाज अध्यक्ष सफाई देते फिर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम समाज की मर्यादा और बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दरअसल रविवार को जालौर जिले के चौधरी समाज सुधा माता पट्टी की गाजीपुर गांव में बैठक हुई, जहां 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में जारी ताजा हिंसा से जुड़ी अहम खबर। यहाँ शरीफ उस्मान हादी के इंकलाब मंच ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है। कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप इंकलाब मंच की मांग है कि जल्द से जल्द उस्मान हादी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, और इसके लिए उन्होंने यूनुस सरकार को 24 घंटे की डेडलाइन दी है। और ऐसा नहीं करने पर इंकलाब मंच ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को गिराने तक की धमकी दी है। साफ है, अब जारी हिंसा और अब इस अल्टीमेटम के बाद यूनुस सरकार पर दबाव है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में भी शामिल हुए थे। इस दौरान वहां भगदड़ मची थी। पहले भी 24 घंटे का अल्टीमेटम इंकलाब मंच दे चुका है और एक बार फिर से अब डेडलाइन दे दी गई है कि अगर 24 घंटे पर हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो एक और बड़ी खबर बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंसा के बाद उथल पुथल तेज हो गई है। कानून व्यवस्था स्थिर करने के लिए सरकार का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। यूनुस सरकार ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ढाका में उच्च स्तरीय बैठक की गई है। चुनाव से पहले
कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है। आपको बताएं कि यूनुस सरकार समीक्षा कर रही है कानून व्यवस्था की, लेकिन यूनुस सरकार को मिल गया अल्टीमेटम और ये अल्टीमेटम 24 घंटे का है। कहा गया है कि सरकार गिरा दिया जाएगा अगर हादी के हत्यारे नहीं पकड़े गए, तो ऐसे में स्थिति खराब हो सकती है वहां पर। उधर उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर हरियाणा में भी अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर गरज रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर सोनू राठी के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का पीला पंजा गरजा और प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें अपराधी सोनी राठी के अवैध निर्माण को बुलडोजर गजरता दिखाई दिया। भोंडसी थाना इलाके के अलीपुर गांव में पुलिस की एक भारी टीम भारी लाव लश्कर और जेसीबी मशीनों के साथ गैंगस्टर नरेंद्र उर्फ सोनू राठी के ठिकाने पर पहुंची और देखते ही देखते अपराध की काली कमाई से खड्डा किया गया। अवैध निर्माण मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। सोनू राठी है जो कि काफी टाइम से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है। इसका 2010 से क्राइम करता रहा है। डीटीपी साहब से सहयोग से और ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, जिससे आज ये कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर और नरेंद्र उर्फ सोनू राठी पर हत्या, रंगदारी, फिरौती और पुलिस पर हमले जैसे 20 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि गुंडागर्दी और अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर कानून का हथौड़ा जरूर चलेगा। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बताया जा रहा है कि हटाए जाएंगे मतदाताओं के नाम। एसआईआर के तहत 41 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। नाम हटाने पर विपक्ष ने उठाए हैं सवाल। पिछले चुनाव में वोटर्स ने कैसे की वोटिंग, पारदर्शिता के तहत अभियान जारी रहेगा, ये आयोग की तरफ से कहा गया है। और आयोग का ये कहना है कि हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और 41 लाख वोटरों के नाम हटाए जाएंगे, लेकिन नाम हटाने पर विपक्ष ने उठा दिया है सवाल। पिछले चुनाव में वोटर्स ने कैसे वोटिंग की, इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने सवाल पूछा। अब एक और लिस्ट जारी और इसके तहत क्या होगा? 41 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे मध्य प्रदेश से। चुनाव आयोग को 8,04,000 मृत मतदाता और 2.5 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां और 8,04,000 अनुपस्थित मतदाता, 22.5 लाख से अधिक ऐसे मतदाता मिले हैं जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है और इसके तहत अब ये कार्रवाई की जाएगी। 4 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उनके नाम हटाए जाएंगे, क्योंकि एक और लिस्ट जारी हो गई है और मध्य प्रदेश में जो है इसका असर अब देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो नाम है वो हटाए जाएंगे और जो आंकड़े हैं उसके तहत बताया जा रहा है कि 4 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उनके नाम हटा दिए जाएंगे। और इस बीच जो बड़ी और अहम खबर एक और है वो भी आपको बताते हैं। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब विपक्ष अलग तैयारी में जुट गया है। उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे के साथ अगले चुनाव यानी बीएमसी को लेकर गठबंधन का फैसला कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बातचीत अपने अंतिम चरण में है। बीते काफी समय से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में बातचीत लगभग खत्म हो गई। छोटी मोटी बातें अभी एमएनएस के नेता मातोश्री पर भी गए थे। आज सुबह मेरी भी राज साहब से बातचीत हो गई। तो दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है, तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा।